हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक के दो मोस्ट टाइमपी एंड हॉट टॉपिक, जिनके नाम है गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत का इतिहास। जानेंगे इन दोनों ही टॉपिक से संबंधित और मोस्ट टाइमपी क्वेश्चन को, जिनकी आपकी आगामी परीक्षाओं में बनने की संभावना बहुत अधिक है। और आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ इस वीडियो को ना तो बिना देखे लाइक करिएगा, ना ही बिना समझे शेयर करिएगा, ना ही बिना पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो लगता है कि डिज़र्व करता है कि वास्तव में इस वीडियो को लाइक किया जाए, शेयर किया जाए, उस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, तभी करिए, अदरवाइज़ प्लीज़ मत करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो की ओर बिना वक्त गवाए। सबसे पहले हम जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो ये गुप्तोत्तर काल है इसका अर्थ क्या है। देखिए, अधिकांश स्टूडेंट को ये लगता है कि हम बात करेंगे इस वीडियो में गुप्त काल के बारे में या फिर गुप्त वंश के बारे में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, गुप्त वंश की जब समाप्ति हो गई थी या फिर इसका जो अंत होने वाला था, उसके बाद का जो समय था, उसको जिस नाम से पुकारा जाता है उसको हम कहते हैं क्या? गुप्तोत्तर काल। राइट। तो हम यहाँ पे गुप्त काल के बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। यहाँ पे हम बात करेंगे उसके बाद का क्या इतिहास था हमारा। तो छठी सदी के मध्य तक क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य छोटे छोटे भागों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अगर कोई चीज़ डिवाइड होती है तो वो क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं एकता में बल। तो उत्तरी जो हमारा हिस्सा था भारत का, ये अनेक भागों में डिवाइड था और यहाँ पर काफ़ी सारे शासक आए, लूट खसोट करी, अपना उल्लू सीधा करा और यहाँ से वापस चले गए। लेकिन कुछ शासक ऐसे भी थे जो काफ़ी शक्तिशाली होने के बाद में भी उनको यहाँ की संस्कृति, यहाँ का वेदर, यहाँ का नेचर बहुत पसंद आया और यहीं के वो हो चले। इसमें दोस्तों अगर हम बात करेंगे, वल्लभी में एक वंश की स्थापना हुई थी जिसको हम बोलते हैं मैत्रक वंश। वहीं पर पंजाब में हूणों का शासन रहा, तो कन्नौज में मोखरी वंश का शासन रहा और मालवा में क्या था आपका? यशोवर्मन वंश का स्थापना हुई। अब यहाँ पे सबसे शक्तिशाली जो उभर करके वंश आया था वो था आपका वर्धन राजवंश। ठीक है, वर्धन राजवंश। अब वर्धन राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी पुष्यभूति ने। ठीक है, पुष्यभूति ने इस वंश का क्या था? ये संस्थापक था और इसने थानेसर में इस वंश की स्थापना करी। और थानेसर जो है हरियाणा के अंबाला ज़िले से स्पर्श करता है। ठीक है, थानेसर कहाँ पर है? हरियाणा के अंबाला ज़िले में। या फिर हम बात करें, इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, कुरुक्षेत्र। कुछ हिस्सा इसका क्या है? कुरुक्षेत्र में भी है। तो कुरुक्षेत्र बोले, अंबाला बोले, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम ही है। आप इसको भी साथ में इस बुक के ऊपर लिख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों वंश की स्थापना तो हो गई, लेकिन वंश का खास विकास नहीं हो पाया। ठीक है, ना ही क्षेत्रफल की दृष्टि से, ना ही आर्थिक दृष्टि से, ना ही राजनीतिक दृष्टि से। उसके बाद जो शासक आया वो था आपका प्रभाकर वर्धन। यह वर्धन वंश की शक्ति था। सबसे बड़ी शक्तिशाली शासक कौन था वर्धन वंश का? तो वो था प्रभाकर वर्धन। अब ये शक्तिशाली शासक है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछना लाजमी है आपके एग्जाम में। तो आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या है? तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम है आपका यशोमती। ठीक है, अब जब इसका मैरिज इसके साथ में हुआ, यशोमती के साथ में हुआ, तो इसने दो पुत्रों को जन्म दिया। पहला पुत्र था आपका राज्यवर्धन और एक है आपका हर्षवर्धन। उसके बाद में इसकी एक पुत्री भी थी, इसने एक कन्या को भी जन्म दिया, तो इनका नाम था क्या? राज्यश्री। इनसे उत्पन्न हुई। और राज्यश्री का जो मैरिज हुआ, विवाह जो हुआ, ये कन्नौज के मोखरी नरेश के ग्रहवर्धन से इनकी शादी हुई। अब यहाँ पे ये जो पुत्र था राज्यवर्धन, अब क्या हो गया कि अपने पिता की मृत्यु के बाद, मतलब कि प्रभाकर वर्धन की यहाँ पर क्या हो चुकी है? मृत्यु हो गई। अब उसके बाद शासन कौन संभालेगा? उसके बाद शासन संभालेगा क्या? बड़ा बेटा राज्यवर्धन। अपने पिता की मृत्यु के बाद में राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा और इसी समय मालवा नरेश देवगुप्त ने क्या करा? देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। ठीक है, क्या करा? ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। मतलब क्या करा? ये कौन थे? ग्रहवर्मन कौन थे भाई? राज्यश्री इसकी क्या थी? बहन थी ना राज्यवर्धन की। अब इसने क्या करा? इनके जीजाजी की हत्या करवा दी। और ग्रहवर्मन की हत्या करने के बाद में राज्यश्री को इसने कैद कर लिया। अब राज्यवर्धन ने देवगुप्त को क्या करा? पराजित कर दिया। ठीक है, देवगुप्त ने
क्या करा, ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राज्यवर्धन ने भी गुस्से में आकर के देवगुप्त को पराजित कर दिया। लेकिन देवगुप्त का एक मित्र था गॉड शशांक, ठीक है, ये भी एक शासक था, इसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। पता है इतिहास के पन्नों में ये होता था, आओ हत्या हत्या खेले, वहाँ पे एक खेल होता था हत्या करना किसी के लिए भी। आज के टाइम पे अगर हम किसी को गलती से चूहे को मार दें या फिर किसी मक्खी को मार देते हैं तो हमें काफ़ी हर्ट होता है ना। लेकिन इतिहास के पन्ने जो है ना लाल स्याही से रंगे हुए हैं। सो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब क्या हो गया यहाँ पर, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर दिया। रिवर्स में क्या हो गया, इसने बदला लिया, इसके शासक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब क्या हो गया, सिंहासन खाली हो गया और जो इसका नेक्स्ट भाई था, जो इसका भाई था वो कौन था, हर्षवर्धन था ना। देखिए यहाँ पर राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दो थे ना पुत्र, इसका डेथ हो गया, इसका हत्या कर दी गई। अब कौन संभालेगा गद्दी, हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो था आपका 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक, राइट। हर्षवर्धन वर्धन वंश का वास्तविक रूप से शक्तिशाली और क्या था, मोस्ट पावरफुल शासक था, ठीक है। मात्र 16 वर्ष की आयु में इसने क्या करा, सिंहासन संभाला। अभी जब बड़े भाई की हत्या हो गई है तो छोटा भाई तो सिंहासन संभालेगा ना। राज्यवर्धन सब कुछ देख रहा था, अगर वो उसकी हत्या नहीं होती तो वही देखता शासन। अब ये 16 वर्ष की आयु में इसने क्या करा, सिंहासन को संभाल लिया और हर्ष ने अपने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को खोज निकाला। राज्यश्री को क्या करा, इसने खोज निकाला। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि स्टेट पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस को बड़ा प्यार बड़ा मोहब्बत है इस क्वेश्चन से कि आखिरकार ऐसा कौन सा शासक था जिसको शीला आदित्य की उपाधि प्राप्त थी, तो वो था आपका हर्षवर्धन। कौन था, हर्षवर्धन। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि हर्ष को पूर्वी भारत में गौंड देश के शैव राजा शशांक से मुकाबला करना पड़ा और 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हो गई। तब जाके ये कहानी क्या हुई, क्लोज हुई, ठीक है। जो किडनैपिंग खेलते थे ना आपस में, हत्या, यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद में इनके पूरे सिंहासन पर पूरा जो साम्राज्य था उसमें थोड़े से समय के लिए शांति स्थापित हो गई। आगे हम बात करते हैं कि दक्षिण की ओर, मतलब कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना दिशाओं के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण होता है नीचे। तो दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के किनारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका और यहाँ पर क्या करा, हर्ष को पराजित करा। हर्ष का अर्थ क्या है, हर्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। इस बुक में अगर हर्ष लिख दिया तो वो अलग पर्सनैलिटी नहीं है, वो हर्षवर्धन ही है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिखना है नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बुक के साइड में एक एरो बना करके लिख लीजिएगा, बुक पे बहुत स्पेस है, कि नर्मदा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं कमेंट करिएगा वीडियो को पॉज करके। तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है और इसकी कुल लंबाई आपकी है 1312 किलोमीटर। 13 मतलब 1312 किलोमीटर। अब बात करते हैं हर्ष के कुछ समकालीन भी हैं, समकालीन शासक भी हैं, जिसमें आपका पहला है भास्कर वर्मा। यह कामरूप का शासक था। भास्कर वर्मा वर्मन वंश का संस्थापक था, ठीक है। भास्कर वर्मा कौन था, वर्मन वंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय यह चालुक्य वंश का शासक था। उसकी राजधानी कर्नाटक के आधुनिक बीजापुर जिले के बदामी में थी। नेक्स्ट पॉइंट है गॉड नरेश शशांक। इसकी राजधानी कर्ण स्वर्ण थी और यह कट्टर शैव शासक था जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। याद रखिएगा कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, उस पर्सनैलिटी का नाम क्या है, तो उस पर्सनैलिटी या फिर उस शासक का नाम क्या है, तो उसको कहते हैं गॉड नरेश शशांक। याद रखिएगा बस आप लोग, ठीक है, शशांक। और इसकी राजधानी यहाँ पे दी गई है, उसका बुक को अपने कर लीजिएगा अंडरलाइन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ध्रुवसेन द्वितीय। यह वल्लभी का क्या था, शासक था। वल्लभी कहाँ पर है, गुजरात में, और इसे हर्ष ने पराजित किया था और बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी इसी से करी थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका हेनसांग, ठीक है। कौन है, हेनसांग। हेनसांग का जो शासनकाल 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक था और चीनी यात्री हेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। देखिए हा से बना आपका क्या, हेनसांग, और हा से बना आपका हर्ष, ये इसी के शासनकाल में क्या आया, भारत आया।
और इसका आने का उद्देश्य क्या था कि यह नालंदा महाविहार मतलब कि बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था तथा बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने का इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। सो हेनसांग को शूद्रों का कृषक भी कहा जाता है, शूद्रों को कृषक कहा जाता है। हेनसांग ने क्या करा, हेनसांग ने शूद्रों को किस नाम से पुकारा था, तो ये पुकारा था कृषक के नाम से। और हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना संरक्षण भी प्रदान किया। हर्षवर्धन ने किस शाखा को, बौद्ध धर्म की किस शाखा को अपना संरक्षण प्रदान किया, उसका नाम क्या है। एसएससी ऐसे एग्जाम में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका है महायान शाखा। आपको याद है ना, बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ था लास्ट में, हीनयान और महायान। डिवाइड होने का रीज़न क्या था, आपको याद है ना, मगध में क्या हुआ था, वहाँ पर अकाल आया था लंबे समय तक, याद है कहानी। पार्ट नंबर शायद 3 या 4 वीडियो है, वो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। क्राउन पब्लिकेशन की जो लेटेस्ट एडिशन वाली जो प्लेलिस्ट है उसको आप जरूर फॉलो करिएगा, और जो भी फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं बुक में अपनी अंडरलाइन करते चलिएगा। डन। और हाँ, ये वीडियो कभी भी आपने दोबारा वॉच नहीं करना ज़िंदगी में, रिवीजन करेंगे अपनी बुक में से, ना कि वीडियो में से। वीडियो तो बहुत सारे बन जाएंगे इसके, कहाँ तक रिवीजन करोगे वीडियो में से। बेस्ट है बुक मार्केट से परचेज़ कर लो फटाफट से, और या फिर ऑनलाइन परचेज़ करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कर लीजिएगा। डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हर्षकाल से 3 प्रकार के टैक्सों की जानकारी प्राप्त होती है। 3 प्रकार के कर हमको मिलते हैं। एक आपका हृदयक मतलब कि जो नगद कर होता था, एक है आपका भाग कर, कृषि उपज का 1/10वां भाग, और एक होता है बलि। इसके बारे में पर्याप्त जानकारी हमको प्राप्त नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि हर्षवर्धन के काल में कितने प्रकार के कर थे, तो ये थे 3 प्रकार के। और यूपीपीएससी एग्ज़ाम में, ठीक है, और यूपीपीएससी लेखपाल जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कर हर्षकाल से संबंध नहीं रखता है। अब जिसको 3 कर याद हैं, हृदयक, भाग और बलि, वही उसमें से ऑड या विषम चूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साहित्य के बारे में कि हर्ष के दरबार में अनेक विद्वानों का निवास स्थान था, जिसमें आपका बाणभट्ट, मयूर और मादंग दीवार था। ठीक है, बाणभट्ट हर्ष का क्या था, दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित कादम्बरी की रचना करी थी। अब हर्षचरित की रचना किसने करी थी, बाणभट्ट ने। कादम्बरी की रचना किसने करी थी, बाणभट्ट ने। मयूर ने सूर्य शतक की रचना करी थी, मयूर ने सूर्य शतक की रचना करी थी। और हर्ष ने स्वयं 3 नाटक, एक आपका प्रियदर्शिका, करिए इसको अंडरलाइन, रत्नावली और नागानंद की रचना करी थी। अब एग्जाम में पूछा गया कई बार कि जो प्रियदर्शिका है या फिर रत्नावली है, इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है, तो ये है हर्षवर्धन। अब बात करते हैं प्रयाग के महामोक्ष परिषद, प्रयाग की महामोक्ष परिषद। देखिए दोस्तों, जो हर्ष है ना, हर्षवर्धन है, ये प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक 5वें वर्ष में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। इसमें अलग अलग भगवान की उपासना करके स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति हो, इस प्रकार से आराधना करता था। जैसे इसने प्रथम दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की, तीसरे दिन शिव की पूजा की जाती थी, और चौथे दिन दान होता था। हेनसांग छठे परिषद में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में क्या होगा, 5 लगातार, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या होती थी, पूजा होती थी। ये बहुत ही प्यारा इनिशिएट है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के काल में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में जो परिषद का आयोजन होता था उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका महामोक्ष। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं प्रशासन के बारे में कि इसका प्रशासन कैसा था। तो हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। ठीक है, अंतिम हिंदू सम्राट कौन है भारत का, तो वह है हमारा हर्ष या फिर हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। लेकिन ना तो वो कट्टर था, ना ही पूरे देश का शासक था। उसका राज्य कश्मीर को छोड़ करके भारत तक ही क्या था, मात्र सीमित था। और अगर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में, तो हर्ष के अधीनस्थ जो शासक थे उसे किस नाम से पुकारा जाता था, उसको बोलते थे क्या, महासामंत या फिर महाराज। और मंत्री परिषद के मंत्री प्रांत को किस नाम से पुकारते हैं, तो इसको बोलते हैं अमात्य, सचिव या फिर भुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो आपका पुलिसकर्मी होते थे, पुलिसकर्मी को हम क्या बोलते हैं आज के टाइम पर, पुलिसकर्मी बोलते हैं भाई, पुलिस वाला बोलते हैं, कांस्टेबल, हेड
कांस्टेबल, ये सब क्या होते हैं, इसके पद होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो कहते थे उस काल में कहा जाता था इसको चाट या फिर भाट। और एक है आपका बृहदेश्वर, अश्व सेना के अधिकारी को हम किस नाम से पुकारते थे, बृहदेश्वर पद के नाम से पुकारते थे या फिर नाम से पुकारते थे। नालंदा महाविहार, हर्ष के समय में नालंदा महाविहार जिसकी स्थापना किसने करी थी, गुप्त शासक, याद है ना, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। लास्ट वीडियो में जब हमने गुप्त काल को डिस्कस किया था वहाँ पे ये भी डिस्कस किया था। और महायान बुद्ध की शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र था। हर्ष के समय यहाँ के कुलपति आचार्य कौन थे, शीलभद्र थे। कौन थे, शीलभद्र थे। हर्षचरित के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी भी थे, जैसे कि सिंहनाथ, मतलब कि मुख्य सेनापति को हम क्या बोलते थे, सिंहनाथ बोलते थे तब उस काल में। और जो अवंती होता था ये शांति एवं युद्ध का मंत्री होता था। और जो कुंतल था, ठीक है, कुंतल ये अश्व सेना का प्रधान अधिकारी होता था। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर, दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास सबसे पहले हम जानते हैं महापाषाणिक पृष्ठभूमि को। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के उच्च भागों में वे लोग बसते थे जहाँ पर या फिर जो महापाषाण निर्माता मतलब कि मेगालिथिक बिल्डर कहलाते थे, उनका पता उनकी कब्रों से चलता है जो महापाषाण कहलाती है। देखिए, इन कब्रों पर महापाषाण इसलिए कहते हैं इनकी कब्रों को क्योंकि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इनकी जो कब्र होती थी उसके साइड में क्या होते थे, बड़े बड़े पत्थर हमको लगे हुए मिलते थे। दिस इज कॉल्ड क्या, महापाषाण। ठीक है, महापाषाण, इसलिए इनको ये नाम दिया गया। अब यहाँ पे आपको खास चीज़ याद नहीं रखनी है, इस बुक में कुछ खास अंडरलाइन नहीं करना, आप सीधा मूव करेंगे पल्लव वंश की ओर। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पल्लव राजवंश ने दक्षिण भारत में सबसे पहले शासन किया। और अगर हम बात करेंगे इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके उनकी जगह किसने ली थी, पल्लव ने ली थी। अब पल्लव का अर्थ क्या होता है, पल्लव का अर्थ होता है लता। यह शब्द हमने जो लिया है वो लिया है टोंडाई का रूपांतरण है, जो लता का ही क्या है, एक वाचक है। सो ये आपको इतना बखान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपल रखना है याद इस बुक में कि पल्लव का अर्थ क्या होता है, लता होता है। और पल्लवों की राजधानी क्या थी, पल्लवों की राजधानी थी आपकी कांची। इसका आधुनिक नाम क्या है आपका, कांचीपुरम। एसएससी में इसकी राजधानी पूछी गई है कई बार, तो ध्यान रखिएगा कि पल्लवों की राजधानी क्या थी, आपकी कांची थी। और इसका आधुनिक नाम जो इसका आधुनिक नाम है वो क्या आपका कांचीपुरम। या तो आपको एग्जाम में कांचीपुरम देगा या फिर कांची देगा, दोनों का अर्थ सेम ही है। तो आपको राइट आंसर पे अपने अकॉर्डिंग टिक लगा लेना है। सो मूव करते हैं अगले पॉइंट पर कि प्रमुख पल्लव शासक थे। एक था आपका क्या, वपदेव, यह पल्लव वंश का क्या था, संस्थापक था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंह विष्णु, इससे पहले महत्वपूर्ण पल्लव राजा माना जाते थे। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश का उत्कृष्ट ठीक है, सबसे बेस्ट जो शासक था वो यही था, महेंद्र वर्मन प्रथम। इसी के शासन रोहण के साथ में इस वंश की स्थापना हुई। अगर हम बात करेंगे कि पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखिएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। इससे पहले कौन आए थे, सिंह विष्णु भी आए थे, वो कुछ खास नहीं थे, लेकिन मेन ये पर्सनैलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में पल्लव तथा चालुक्य के बीच में एक लंबा संघर्ष हुआ और पुलकेशिन ने क्या करा, इसको पुलकेशिन द्वितीय ने इसको पराजित किया। और महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन की क्या करी थी, रचना करी थी। तो इसकी एक रचना भी है। देखिए, पहले के इतिहास के शासकों को लिखने का बड़ा शौक होता था कि हमारे नाम पर कोई ना कोई बुक ऐसी मार्केट में चले जो हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़े। ठीक है, आज के टाइम के बच्चों को खुद का वो स्वयं का सिलेबस पूरा नहीं कर पाते, जिससे उनका कैरियर बनना है, एग्जाम क्रैक होना है, एक फ्यूचर को सेफ्टी मिलनी है, कैरियर सेफ्टी मिलनी है। चलिए ठीक है, अलग अलग बात है। तो यहाँ पर इतिहास में जो भी शासक थे उनको लिखने का काफ़ी शौक होता था, तो ये बुक का नाम पूछा गया कई बार कि मत विलास प्रहसन की रचना किसने करी थी, महेंद्र वर्मन प्रथम ने करी थी। ठीक है, अब बस आगे हम बात करते हैं कि प्रारंभ में वह जैन मतानुयायी था, किंतु नयनार संत अम्पार से प्रभावित होकर के इसने शैव धर्म को अपनाया। तो एसएससी सीजीएल में और यूपीटीसीएल एग्जाम में इसके धर्म के बारे में पूछा गया है कि महेंद्र वर्मन ने कौन से धर्म को अपनाया था, तो वो था आपका शैव धर्म। प्रारंभिक धर्म कौन सा था, जैन।
नेक्स्ट जो शासक था वो क्या था आपका, नरसिंह वर्मन प्रथम। यह महान पल्लव शासक था जिसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करके बादामी, एक स्थान है, बादाम खाने वाला नहीं, बादामी एक क्षेत्र है, उस पर इसने अधिकार कर लिया। उसने क्या करा, उसने मामल्लपुरम नामक एक नगर की स्थापना करी थी और हेनसांग ने इसी के शासनकाल में कांची की यात्रा करी थी। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन प्रथम हमने पढ़ा, अब पढ़ते हैं थोड़ा द्वितीय को, कि इसका शासनकाल शांति, समृद्धि तथा मंदिरों के निर्माण का काल था और इसने कांची में एक कैलाश मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अब दोस्तों कांची में जो कैलाश मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था, एग्जाम में सीधे सीधे डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है, तो उस पर्सनैलिटी का नाम है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नंदी वर्मन द्वितीय। यह वैष्णव धर्म अनुयायी था। इसने राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग की पुत्री रेवा से शादी करी थी। ठीक है, इसकी वाइफ का नाम भी ध्यान रखिएगा, रेवा से शादी करी थी इसने। नेक्स्ट पॉइंट है अपराजित। यह पल्लव वंश का क्या था, अंतिम शासक था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, अपराजित। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में पल्लवों का क्या विशेष योगदान था। सो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रविड़ शैली के बारे में। पल्लवों के नेतृत्व में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का विकास 4 चरणों में हुआ। पहला आपका क्या है, महेंद्र शैली। सेकंड शैली क्या है आपका, नरसिंह शैली। तीसरी शैली की हम बात करें अगर, तो तीसरी शैली आपकी राज सिंह शैली और चौथी आपकी है नंदी वर्मन शैली। अब एग्ज़ाम में जो भी आपके मोस्ट टाइम पे पॉइंट है, जैसे आपसे एग्जाम में पूछता है कई बार, ये यहाँ पे थर्ड में आप आ जाइएगा कि जो आपका महाबलीपुरम का तट या फिर ईश्वर तथा मंदिर, मुकुट मंदिर या फिर कांची का कैलाश मंदिर, ये किस प्रकार की शैली पर बना हुआ है, तो ये आपका है राजसिंह शैली पर। चलिए एक काम करते हैं ना, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ डिस्कस कर ही देता हूँ जो अभी तक मुझको याद है। ठीक है, जो मैं अपनी कई बार क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ अपने ओल्ड स्टूडेंट के साथ में। सो आप ना एक काम करिए, बुक के साइड में ना यहीं पर एक एरो में लगा लीजिएगा, कहीं पर भी टॉप में कहीं पर भी कोने पे एक एरो लगाइए और यहाँ पे लिखिए वास्तुकला शैली। जो भी मंदिर है ना वो किसी शैली पर आधारित है। जैसे आपका एक सूर्य मंदिर है, जहाँ भी आपको दिख रहा हो इस पॉइंट पर, कैलाश मंदिर वगैरह ये सब ना, सूर्य मंदिर हम इसको क्या बोलते हैं, कोणार्क मंदिर बोलते हैं। इसकी जो वास्तुकला शैली है वो किस प्रकार की शैली होती है, तो वो आपकी है नागर शैली। वैसे आप पढ़ेंगे आई थिंक जब ज्योग्राफी स्टार्ट होगी ना, वहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस किया गया होगा। आगे पन्नों में आगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब भी हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। सूर्य मंदिर जिसको हम कहते हैं कोणार्क मंदिर, इसकी जो शैली है वो है आपकी नागर शैली। ठीक है, और एक है आपका क्या, एक आपका है कैलाश मंदिर जो स्थित है आपका कांचीपुरम में, जिसको हमने कहा था ना कांची अभी, वहाँ पर एक मंदिर है जो आपका है कैलाश मंदिर। वो किस शैली पर बना हुआ है, तो वह है आपका द्रविड़ शैली पर बना हुआ है। ठीक है, द्रविड़ शैली पर क्या है, ये बना हुआ है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक आपका बृहदेश्वर मंदिर है जो तंजौर में स्थित है। कहाँ पर है, तंजौर में स्थित है। ये किस शैली पर बना हुआ है, तो ये भी आपका बना हुआ है द्रविड़ शैली पर। ठीक है, द्रविड़ शैली पर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, संगम साहित्य। देखिए तमिल कवियों का एक संगम मदुरै में राजकीय संरक्षण में फला और फूला। इसमें कितना, 9,990 वर्षों में लंबे अंतराल पर 3 संगम आयोजित किए, जिसमें 8,598 कवियों ने भाग लिया और इसके प्रमुख संरक्षक कौन थे, 197 पांड्य राजा थे। अगर हम बात करें कि बस सिंपल आपको पढ़ना है, ये पॉइंट कर लीजिए इसको अंडरलाइन, कि पहला आपका क्या है, पहला आपका है तोल्कापियम। इसकी रचना तोल्कापियर ने करी थी और यह तमिल व्याकरण था। नेक्स्ट पॉइंट है महाकाव्य। ठीक है, शिल्पादिकारम, रत्न जड़ित नूपुर। इसके लेखक कौन थे, इलंगो थे। लेखक कौन थे इसके, इलंगो थे। सो आप चाहें तो ये पहला संगम स्थान याद रखिएगा। पहला संगम कहाँ पे हुआ था, मथुरा में हुआ था। सेकंड कहाँ पे हुआ था, कपाटपुरम में हुआ था। और तीसरा कहाँ पे हुआ था, उत्तरी मदुरा में हुआ था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्यों का विवरण प्राप्त होता है। एग्जाम में पूछा गया कि कौन से साहित्य में, संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के 3 राज्यों का उल्लेख किया गया। एक आपका चोल है, चेर है और पांड्य है। और अगर हम बात करेंगे, चोल राज्य पन्नार तथा दक्षिण वेलास के मध्य स्थित है। करिकाल इनका क्या है, सबसे प्रतापी राजा था। और चेरों के राज्य
या फिर चेरो का राज्य आधुनिक केरल राज्य में स्थित है। आदि राज की उपाधि भी इसने क्या करी थी, ग्रहण करी थी। किसने ये करी थी, सेन गुहटुवन ने। अगला पॉइंट देखते हैं, चालुक्य वंश, जिसको हम कहते हैं बादामी के चालुक्य। जयसिंह वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। जयसिंह कदम्बों के अधीन शासक था। और पुलकेशिन प्रथम जो था ये क्या था, ये उत्कर्ष पुलकेशिन प्रथम के समय में हुआ था। बादामी के चालुक्य का उदय। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कीर्तिवर्मन प्रथम। इसने क्या करा था, इसने कदम्बों को नष्ट कर दिया और गोवा पर अधिकार हासिल करा। सो ये आप पॉइंट पढ़ लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, लेकिन वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे चालुक्य का योगदान, देखिए चालुक्यों ने वास्तुकला के क्षेत्र में दक्कन या बेसर शैली का विकास किया था। देखिए बेसर शैली में ना मुझे एक चीज़ और आती है यार, जो आप देखते हैं ना कि एलोरा कैलाश मंदिर, ये जो शैली है ना, आप लिख लीजिएगा साइड में, वैसे बुक में नहीं दिया गया बट मुझको याद आया, जस्ट आप लिख लीजिए अभी कि जो आपका कैलाश मंदिर है एलोरा वाला, ठीक है, ये मंदिर किस वास्तुकला पर बना हुआ है, तो इस शैली को कहा जाता है बेसर शैली। कहाँ गया आपका, था ना अभी बेसर शैली ये वाला। सो आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट एहोल। एहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं, वैसे हम उज्जैन को, उज्जैन को कहते हैं ना, तो एहोल को भी मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे 70 मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और एहोल के बारे में क्या बता सकते हैं आपको, जहाँ तक हमको याद आ रहा है, चलिए अभी कुछ याद नहीं आ रहा हमको, ठीक है, रहने दीजिएगा, आगे का भी डिस्कस कर लेंगे अगले चैप्टर पर। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पटदकल, ये क्या है, पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, इसे किसने बनवाया था, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था आपका विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी ने इसको बनवाया था। वेंगी के चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र को जीतकर भाई विष्णुवर्धन को दिया था, इसने वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना करी। कल्याणी के चालुक्य, इस वंश की स्थापना किसने करी थी, तलैप सेकंड ने करी थी। और तलैप सेकंड की राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी इसकी मान्यखेट, ठीक है। विक्रमादित्य फोर्थ, इस वंश का एक महान शासक था। विक्रमांक देव चरित के लेखक, विलहण तथा मिताशरा के लेखक विज्ञानेश्वर को उसका प्रक्षय मिला था। ये आप छोड़ दीजिए, खास नहीं, रहने दीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोमेश्वर द्वितीय के काल में क्या हुआ, चालुक्य राज्य बिखरने लगा, ठीक है। और क्या हो गया, इसने क्या करा, इसने अभिलाषी तर्प चिंतामणि की रचना करी थी, जिसके कारण इसे सर्वज्ञ भी कहा जाता है। बस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। सो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस बुक के, जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। कहीं पर भी कोई भी डाउट है दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन बुक को आप अंडरलाइन करते चलिएगा। बुक नहीं है तो मार्केट से परचेज़ कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड तक शेयर करिए। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।